हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं रेगुलरली आपको हमारे अतीत भाग 1 के विषय में पढ़ा रहा हूँ। इस क्रम में अब तक मैं आपको अध्याय 9 तक पढ़ा चुका हूँ। एक बात जो मैं बार बार आपको रिपीट करता रहता हूँ वो ये है कि पहली चीज़ तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे कहा है कि आप चाहे वो आप एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हो, चाहे मेडिवियल पढ़ रहे हो, चाहे मॉडर्न पढ़ रहे हो, मतलब चाहे प्राचीन पढ़ रहे हो, चाहे मध्यकालीन, चाहे आधुनिक, जिस समय भी आप पढ़ते हो तो रिलेटेड मतलब संबंधित मानचित्र अपने पास अवश्य रखिए, क्योंकि मानचित्र से आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी घटना कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी। तो आइए अब इसकी चर्चा बंद करते हुए इस टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं। नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में एक राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे यह बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। अब देखिए, सामान्य रूप से एक राजा की जब चर्चा होती है तो उसको योद्धा ही माना जाता है कि शाही वेशभूषा में होगा, मुकुट में होगा, राज सिंहासन में बैठा होगा, या जब चल रहा होगा तो गज सेना के साथ और हाथियों पर सवार होगा। ठीक है, एक सामान्य सी चीज़ है। लेकिन ऐसा राजा जो कि बहुमुखी प्रतिभा वाला हो, जब उसके बारे में सोचा जाएगा तो एक अलग से छवि सामने उभर करके आएगी। तो वही अरविंद सोचा कि भाई, मैंने सोचा था कि मुझे इतना ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ें और भी दी हुई हैं। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या बताया जाने वाला है, अब आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियां? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा, है ना। तो निश्चित रूप से प्रशस्तियां हैं तो किसी की प्रशंसा ही कर रही होंगी, लेकिन किसके माध्यम से लिखा गया, किसके लिए लिया गया, लेट अस सी हियर। ओके, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। क्या चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है कि पहली चीज तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है, जिसके अंदर वो प्रतिभाएं हैं, जिसके को वो भूमिका अदा करने जा रहा है, रोल करने जा रहा है। ये उसे मालूम कहां से होता है? देखिए, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहां पर? इसने स्वयं नहीं बनवाया है, कोई स्तंभ है, अशोक स्तंभ पर एक लंबे अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। मतलब क्या यह स्तंभ स्वयं में समुद्रगुप्त का नहीं है? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यह अशोक के स्तंभ पर ही लिखा जा रहा है। ठीक, और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। पहली चीज क्या है, इस किसने लिखा? उसके कवि और दरबारी मंत्री हरिसेन। दूसरी चीज, ये गद्य के रूप में नहीं लिखा गया है, काव्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें कि वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है। अब वो क्या कहता है? यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा।
परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता, प्रश्न बनता है, क्या ये पहली प्रशस्ति थी? नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन में भी आस्क कि क्या है, वेदर इट वाज द फर्स्ट प्रशस्ति, तो नहीं, गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी इसके बारे में चर्चा किया गया है उसमें। अब आइए हम समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं और देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें एक राजा की, एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। कहता है कि उसने इतनी प्रशंसा कर दी है समुद्रगुप्त की कि वो मान लिया है कि वो ईश्वर के बराबर है। ठीक, अब देखिए योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में वो कैसे कह रहे हैं। जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छी, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब क्या है, वो दिखा रहा है कि समुद्रगुप्त कितना बड़ा योद्धा था, कि युद्ध के मैदान में उसको कितने चोट लगे हैं, कितने घाव लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो योद्धा है। दूसरी बात क्या कहता है कि अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चर्चा किसने किया है, या इसको बंद कर दीजिए, ऐसे करके पूछा जा सकता है कि ये किस योद्धा के बारे में कहा गया है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यह समुद्रगुप्त के बारे में किया गया है, एंड इट हैज बीन मेंशन्ड बाय हरिश्चंद्र। ओके, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दर्शाया गया है, रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी तट, समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके पति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मतलब कि 4 तरह के राजा समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, तो उन्होंने किस तरीके से स्वीकार किया था या उनका स्वरूप क्या था, वो उनको बताता है। कहता है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र, यहाँ तो मान लीजिए कि हरा नीला पीला जो है हमारे आपके समझाने के लिए किया गया है। हरिसेन ने हरा पीला नीला मानचित्र नहीं बनाया है, ये तो हमें आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए क्या है कि आर्यावर्त में उसने कितने राजाओं को मिलाया है, 9। ये गिनती आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आर्यावर्त के 9 राजाओं पर उसने विजय हासिल किया था। ठीक, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ में कितने 12 शासक आते हैं, 12। ठीक, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सबने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। अब देखिए आर्यावर्त दक्षिणावर्त में क्या है, आर्यावर्त को तो उसने मिला लिया, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को उसने अधीनता स्वीकार करवा दिया कि ठीक है तुम अपना राज्य करो जैसे भी करते हो, बट आपको मेरे अधीन ही रहना है। ठीक, अब देखिए तीसरे तरह के राजा के बारे में क्या कहता है। कहता है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, अब ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहां तो संख्या दिया है 9-12, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ
गढ़ और संघ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इवन नेपाल की भी बात करा कि नेपाल भी उसका अधीन है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। मतलब उन लोगों ने भी इनका सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, मैं आपको समय समय पर उपहार दूंगा, लेकिन मुझे आप क्या है, मुझे राज्य करने दीजिए। ठीक। अब आता है इसके बाद बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अब देखिए, इन लोगों ने अधीनता स्वीकार की। इवन मतलब समुद्र पार, देखिए कौन, श्रीलंका के शासक की भी चर्चा कर रहा है। मतलब ऐसे राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया, साथ साथ समुद्रगुप्त उनको परेशान न कर उनसे वैवाहिक संबंध को स्थापित कर लिया। अपनी लड़कियों की शादियां भी समुद्रगुप्त से उन्होंने कर दिया। इस प्रकार से 4 तरह के राजाओं का उल्लेख हर्षवर्धन ने किया है। अब देखिए, जैसा कि दिखाया गया था कि उस नाटक में जब वो जा रहा है तो उसको नहीं मालूम था वीणा बजाने वाला राजा। देखिए यहां पर समुद्रगुप्त का जो सिक्का है उसमें साफ है कि ये वीणा बजा रहा है। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब देखिए समुद्रगुप्त को इसमें दिखाया गया है कि वीणा बजाता था, इसका मतलब वीणा बजाना उसको शौक था और वीणा बजाना भी जानता था। तो ये भी प्रश्न एक बनता है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, या वीणा वाद्य यंत्र किस राजा की पहचान थी जो कि बजाया करता था। इस तरह से भी प्रश्न बनते रहते हैं। अब देखिए, ये मानचित्र आपका है जिसकी कि मैं आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूं कि उसने क्या किया, आर्यावर्त के राजाओं को पहले दिखा दिया। ठीक है, फिर देखिए ये दक्षिणावर्त के राज्य हैं। फिर उसने जो है ये संभवतः बता रहा है कि शक राजाओं के रहे होंगे, और ऐसे चौथे तरह के राज शक और कुषाण राजा तो अधीनता स्वीकार कर चुके थे इसकी। इसके अलावा जो सीमावर्ती है, देखिए यहाँ से बंगाल नेपाल सब राजाओं का वो चर्चा कर रहा है। अब ये समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है कितना महान रहा होगा। अब देखिए कहां से कहां तक इसका राज्य फैला हुआ। थानेश्वर ये हरियाणा में है, मथुरा कंदौर पाटलिपुत्र ये जो आपका पूरब की तरफ जाएंगे तो बंगाल वगैरह के एरिया रहता है। इसके बाद ये नेपाल है। फिर देखिए यहाँ पे श्रीलंका, मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से अखंड भारत का दर्शन होता है। अखंड भारत का ही नहीं, इवन नेपाल तक उसने अपना लोगों को अधीनता स्वीकार कर दिया था समुद्रगुप्त ने। अब वंशावलियों की बात करता है। कहता अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रशस्ति में वो में कहता क्या है, प्रशस्तियां उनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी दे रही है। तो किसकी किसकी जानकारी दे रही है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न इससे भी बन सकते हैं। आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया कि नहीं, केवल दादा तक का मालूम था, उसके बारे में हरिशेन ने कोई चर्चा नहीं किया है, उस केस में क्या होगा कि आप असफल हो जाएंगे। प्रपितामह, पितामह मतलब परदादा, उनके पिताजी की भी चर्चा किया। दादा, पिता और माता के बारे में भी बनाते, एक क्रोनोलॉजी बन गई है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। यहाँ पे की और सामने आ गई कि अब समुद्रगुप्त की मां कौन थी, लिच्छवी कुमार देवी थी। ये लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिच्छवी और शाक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और पिता कौन थे, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे।
जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख करते हैं। इससे यह आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया है। अब कहते क्या है कि प्रपितामह, पितामह, परदादा, दादा, ये लोग क्या है, ये लोग ऐसी टाइटल इनके सामने नहीं थी। महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा। तो वही कह रहा है कि वन बाई वन चीजें बढ़ती रही। पहले तो वो राजा रहे, फिर समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराजा की उपाधि सबसे पहले की, उसके बाद समुद्रगुप्त ने किया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि इनकी शक्ति क्रमिक रूप से बढ़ रही थी, इनका साम्राज्य भी क्रमिक रूप से बढ़ रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावलियां, पुर्जों की सूचियों से भी जानकारी मिलती है। अब कहते क्या है कि क्या समुद्रगुप्त, देखिए प्रश्न ये भी बनता है यहां से भी कि क्या समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी हरिशेठ से मिलती है? नहीं। कहता क्या है कि उनके बेटे चंद्रगुप्त की वंशावली से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है ना। ये इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। मतलब अंतिम शासक को भी किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। यह भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, अब आइए एक चीज और देखते हैं जिससे कि तमाम कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए समीचीन भी है ना। विक्रम संवत, आप शक संवत की भी बात सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि विक्रम संवत की बात की गई है तो हम देखते क्या है कि आखिर ये है क्या चीज विक्रम संवत। कहते हैं 58 ईसा पूर्व, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कब शुरू हुआ? 58 ईसा पूर्व, 58 BC बिफोर क्राइस्ट में पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। मतलब किसने इसको शुरू किया है? समुद्रगुप्त की बातें नहीं आती हैं, चंद्रगुप्त की बातें नहीं आती है, किसकी आती है? परंपरागत रूप से गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब कहते क्या है कि शक संवतों का जब अंतिम रूप से इन्होंने समापन कर दिया, शकों पर विजय प्राप्त कर लिया था हर तरीके से, तो इन्होंने इस संवत की स्थापना किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया। अब आइए एक नए प्रतापी राजा के बारे में हम जानकारी लेते हैं जो कि संभवतः प्राचीन, मतलब कि उस समय के लिए सबसे महान हिंदू राजा थे, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 100 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न शुरू बन गए। पहली चीज, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वो बाणभट्ट थे। हर्षचरित क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी है शासक की। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। फिर इसमें है क्या चीज? इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। अब वो कहते हैं कि इनकी पूरी वंशावली का किया गया है कि कहां से इनकी वंशावली शुरू हुई है और कहां पर समाप्त होती है जबकि हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं। ठीक, चीनी तीर्थयात्री स्वांगसोंग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। अब देखिए,
सैनसोंग, इनको कई जगह पर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सैनसोंग को कई कई जगह पे आपको लगे वैनसोंग भी कहा गया है ना। वो स्क्रिप्ट में चेंज की वजह से इनका नाम बदला गया है, तो इसलिए जो है आप वेदर इट इज वैनसोंग और क्या लिखा है सैनसोंग, ये एक ही आदमी है। कहते क्या है, चीनी काफी समय के लिए उस वहां जो कुछ भी लिखा उसका भी, अब मतलब क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी किससे किससे मिल रही है, दरबारी कवि बाणभट्ट और चीनी यात्री इससे, मतलब इनके शासन के बारे में पूरी जानकारी इनको यहां से प्राप्त हो रही है। क्या कह रहे हैं आगे, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ही वॉज नॉट द ओल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। देखिए, ये नहीं कि उन्होंने परंपरा को तोड़ा, कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन बड़े बेटे नहीं थे फिर भी राजा कैसे बन गए। वो कह रहे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई के न रहने पर ये थानेसर की गद्दी पर बैठे। जब बंगाल के शासक, कहते उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अब कहते हैं कि बंगाल कन्नौज में कौन का शासन कर रहा था, इनके बहनोई थे, वो शासक थे। इनको जब बंगाल के शासक ने मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। वो अब उसके शासक के बारे में बताऊंगा, वो शशांक थे, लेकिन चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कौन था शासक, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब ये देख रहे हैं कि ये बंगाल की तरफ तो चले गए, इधर कन्नौज की तरफ भी आ गए, क्योंकि कन्नौज में बंगाल को के राजा को डिफीट किया, शासक को। लेकिन अब कह रहे हैं डेक्कन की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ने के लिए जब हर्षवर्धन चले हैं तो इनके विजय अभियान को किसने रोका, पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। वो कहां पर कह रहा है कि नर्मदा नदी को पार करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए, इसी चीज को मैं बात करता हूं कि जब आपके पास मानचित्र रहेगा तो आप देख लेंगे नर्मदा नदी कहां पर है और कहां पर इनको रोका गया है और किसने रोका, वो चालुक्य शासन नरेश था, पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। अब देखिए, प्रशस्तियों की फिर से बात आ जाती है, ठीक है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य कहां के थे, देवर फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है, और दे हैड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी कहां थी, कांचीपुरम, ठीक है, के आसपास के क्षेत्रों को लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। अब यही है कि अगर पल्लवों का राज्य आपको देखना है तो अगर आपके पास मानचित्र रहेगी तो आप समझ जाएंगे कि कहां पर पुलकेशिन को रोको, पुलकेशिन सेकंड ने कहां पे हर्ष को रोका है, और फिर पल्लवों का राजा पल्लवों का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। अब ये भी है कि आपको ये मालूम होगा कि कृष्णा नदी कहाँ है, तुंगभद्रा नदी कहाँ है, तो उनके बीच की जो एरिया लोकेशन है, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये चालुक्य राजा था, चालुक्यों का राजा था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। कहाँ थी राजधानी इनकी, ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल के बारे में चर्चा कर रहा है कि यह एक प्रमुख
व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। ऐहोल की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। निश्चित रूप से जहां पर समृद्ध है, लूटपाट करने के लिए करते थे कि भाई हम उनका लूटेंगे, वो हमको लूट लेते थे। यही सब काम चलता रहता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि किसने चर्चा के रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर देखिए कि इसमें पॉइंट क्या है कि इनके दरबारी कवि कौन थे, रविकृति। और इन्होंने जो प्रशस्ति लिखा उसमें देखिए कहां तक, 4 पीढ़ियों के बारे में, न कि 1, न कि 2, न कि 3। फिर तीसरी बात है, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने ये राज्य किससे पाया था, अपने चाचा से पाया था, पिता से नहीं पाया था। भाइयों के साथ कुछ अन्याय नहीं किया था, उसके चाचा पुलकेशिन सेकंड ने इसको राज्य दिया था। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। अब देखिए दोनों समुद्र तट, मतलब चाहे वो पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, दोनों भी जो है सीसोर की तरफ निकल गए हैं। इधर भी कब्जा करो, इधर भी कब्जा कर लो, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। दैट आई हैव ऑलरेडी सीन। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, सभी जानते हैं, जो हिंदी के विद्यार्थी सभी जानते हैं हर्ष का मतलब आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अब देखिए वो कितनी प्रशंसा कर रहा है, इनका कितना कितना अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष मतलब हर्षवर्धन अब हर्ष नहीं रहा। सोच लीजिए, मतलब वो आनंद वाला बातें नहीं रही, वो खत्म हो गया। फिर दूसरी बात, फिर इसकी प्रशंसा कैसे करता है कि पल्लव राजा के ऊपर जब उसने अटैक किया तो वो कहाँ छुपे, कांचीपुरम के दीवार के पीछे उनको शरण लेनी पड़ेगी। वंस अगेन दिस इज क्वेश्चन कि किस राजा को कांचीपुरम दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ेगी और किसके कारण लेनी पड़ेगी, किसने अटैक किया और कौन सा राजा था। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। कहते हैं लेकिन ये लोग आपस में लड़ते रहे, चालुक्य और पल्लव जब लड़ते रहे तो वो उनको मारते, वो उनका अटैक करते, उनका, तो अंत में दोनों कमजोर हो गए। तो इनकी कमजोरी का फायदा किसने उठाया, उसका रिजल्ट क्या हुआ देखे। लेट अस सी हियर कि अंत में एक नए लोग आ गए, राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इनको समाप्त कर दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। अब यहां से देखिए इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि कर है ना, ये भी लेते थे जमीन से टैक्स, ठीक है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, जैसा पहले था इनके भी था, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, मतलब क्या, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अब देखिए राजा को अपने संसाधन इकट्ठा करना है, तो आगे वो कर क्या रहा है, उसने क्या चेंजेस किए। और सब चीजें तो यथावत रही, लेकिन चेंजेस अब क्या आ रहे हैं, दैट इज टू बी सीन हियर। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, हेरिडिटरी अनुवांशिक बन गए।
राजा का बेटा राजा होगा, राजा का बेटा राजा होगा, इस तरह की चीजें अनुवांशिक, मतलब कि जो पद पिता को प्राप्त हो बेटे को प्राप्त हो गया। कैसे? अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। अब देखिए, कवि हरिसेन तो थे ही थे, लेकिन अब ये पूछा जा सकता है कि ये दरबारी होने के साथ ये और भी क्या थे? वह महादंड नायक, जैसे जज साहब होते हैं दंड देने के दंडाधिकारी होते हैं, अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, सबसे बड़े अधिकारी भी थे, एक पद भी इनके पास था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संध विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। जैसे आज भी होता है, मंत्रिमंडल में होता है ना कि फलाने मंत्री को एक साथ उसका भी प्रभार दिया गया है, वो कृषि मंत्री है लेकिन राजस्व का भी काम देख रहे हैं, यहाँ का भी वित्त मंत्री का भी काम देख रहे हैं, फलाने का भी काम दे रहे हैं। उसी तरीके से क्यों दिया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि ही इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग। मालूम है, उनको मालूम है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं कि एक ऐसे आदमी को हम दें जो कि तीनों चारों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। तो सेम वे हरिसेन के साथ भी क्या है, हरिसेन क्या थे? पहले तो महादंड नायक थे, फिर उसके बाद कुमारामात। कुमारामात क्या होता था? क्वेश्चन ये है कि कुमारामात उस राज्यकाल सब में क्या था? अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री। कुमारामात कौन होता था? ये एक महत्वपूर्ण मंत्री, मतलब कि एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर समझिए होते थे। एक संध विग्राहिक। संध विग्राहिक कौन होता था? संध विग्राहिक मतलब दोस्ती तोड़ने वाला नहीं, विग्रह करने वाला नहीं। यहां पर संध विग्राहिक क्या है? युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था, युद्ध और शांति के लिए। तो इनमें देखिए आप, महादंड नायक कौन है, संध विग्राहिक कौन है, कुमारामात। इसके बारे में आप अपने पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख व्यक्तियों को बहुत बोलबाला था। इनमें से नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी कौन था? यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। ये भी प्रश्न है कि नगर श्रेष्ठी किसको कहते थे? सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार अथवा तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक रूप से कायस्थों का भी उल्लेख किया गया है, जो कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, और इनको वास्तव में इनको प्रथम कायस्थ कहा गया था। ये माना जाता था कि लेखा जोखा का सब काम करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट यही लोग होते थे, कायस्थ। और सब चीजों को तो आपको याद करना, प्रथम पुल्लिक किसको कहते थे, सातवां कौन होता था, नगर श्रेष्ठी कौन होता था। तो आप इनको लिख करके जैसे एक लाइन बना लिए कि ये है, इनका नाम क्या है, उस समय इनको क्या कहा था, क्या थे, ये क्या थे, ये क्या थे, सामने सामने लिखते जाएंगे। तो जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे आता सुमेलित करना है या मैच द फॉलोइंग, तो इजिली यू कैन। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वह अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की अनुवांशिक तो हो गया, पद भी अनुवांशिक हो गया, तो धीरे धीरे उनका क्षेत्र फैलता गया। क्यों? क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण हो रहा, उनके पास ज्यादा अधिकार पैदा होते जा रहे हैं। तो जब ज्यादा उनको अधिकार मिल रहा है तो कभी कभी वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, क्योंकि मालूम था कि हमारे पास सब कुछ है। एक नए प्रकार की सेना। अब इसे देखिए कि नए प्रकार की सेना का क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। मैं कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे,
जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता किया करते थे। इन सेना नायकों में कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों को देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब देखिए, पुरानी सेना में राजा का नियंत्रण रहता था, राजा का पूरा नियंत्रण रहता था। लेकिन अब राजा का शासन केंद्रीकृत नहीं रह गया। अब इन्होंने अपने शासन का जो सैन्य व्यवस्था है एक तरह से अलग अलग बांट दिया। कैसे बांट दिया? और अधिकार भी इन्होंने दे दिया उनको। इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं था। मतलब पहले की तरीके से नहीं था कि इनको एक रेगुलर जो है सैलरी मिलती हो, नियमित वेतन मिलता हो। तो वेतन मिलेगा कहाँ से? प्रश्न ये उठता है, कहाँ से वेतन पाएंगे? तो वो कहता है कि बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था कि लो भैया तुम भूमि ले लो। दी गई भूमि से जो कर वसूलते थे, अब एक तरह से जमींदार हो गए वो कि कर भैया दो, में टैक्स दो में। अब जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अब क्या है कि जब इन्होंने बांट दिया और उनको अधिकार दे दिया गया कि भैया आप राजस्व भी वसूलो, अपनी और छोटी मोटी सेना भी रखो, और जरूरत पड़ने पर मुख्य राजा जो मेन राजा है उनकी ये मदद करते थे जाकर के। क्यों? क्योंकि अब इन राजा के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी। राजा इनको कुछ भी अलग से वेतन नहीं देते थे। आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी सेना लेकर के आते थे। ऐसे लोगों को सामंत की संज्ञा दिया गया। ठीक, कभी कभी अब राजा सामंत जब सेना भी रखे, कभी कितना मजबूत हो जाते थे कि स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। अब देखिए, सभा की व्याख्या यहां पर अलग होने जा रही है। जो पहले हमने सभा पढ़ा है उससे अलग क्या है, लेट अस सी हियर। पल्लवों के अभिलेखों में, कहा किसके अभिलेखों में? पल्लवों के। ये ध्यान रखिएगा, कई स्थानीय सभाओं की चर्चा होती है। इनमें से एक था, कौन सा? ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। पल्लवों ने जिन जिन सभा का संगठन का उल्लेख किया है अभिलेखों में, पल्लवों के अभिलेखों में, वो कौन था सभा? सामान्य सभा नहीं थी, ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन था। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। अब क्या है कि ये सभा जो है कैसे काम करती थी? ये सब सभा वैसे ही काम करती थी, लेकिन ये ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन था। शेष काम वैसे ही करती थी जैसे कि अन्य जगहों पे सभाएं किया करती थी। जिन इलाकों में भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। अब वो कहता है कि पहले तो सभा है, सभा पूरा हर एक तरह की व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि जहां पर कि ब्राह्मणों की सभा नहीं थी, वहां पर क्या था? अंतर देखिए क्या है। उर नामक ग्राम सभा, उर नामक ग्राम सभा जो है, प्रश्न पूछ सकता है क्या ये ब्राह्मणों की सभा थी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कौन थे वो लोग? जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक इंपॉर्टेंट ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। फिर आता है नगरम, व्यापारियों के संगठन का नाम था। नगरम क्या था, इसको भी नोट करिए आप। ये व्यापारियों का एक संगठन था। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूमि स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। निश्चित रूप से सभाएं हैं, इनका काम जो है पैसे रुपए काम, विकास का काम करना है, जो कुछ भी काम करना, मंदिर निर्माण करना, सब कुछ करना, तो निश्चित रूप से धनी लोग ही इस काम को कर सकते थे, क्योंकि राजा तो इनको जो है सब कुछ भूदान कर चुके थे। लो भैया अपना काम करो। फिर देखिए, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि उस जमाने में आम लोग के बारे में कहता है, उस जमाने के आम लोग कैसे हुआ करते थे।
ठीक है, उनकी चर्चा करता है। जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी कवि, लेखक या रचयिता जो होता है, वो अपने समय की स्थितियों को ही अपनी रचनाओं में ढाता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद थे, उनको में देखिए अपने कार्यकाल में जो भी उपन्यास लिखा है उन्होंने, जो घटनाएं घटित होती थी उसके बारे में लिखा करते थे वो। या आप भक्ति काल में चले जाइए, भक्ति काल में जो है एक अलग तरह का माहौल था, लेकिन यहाँ पर तत्कालीन समाज को के बारे में वो कैसे चर्चा करता है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राज दरबार के जीवन का चित्रण, इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कालिदास ने जो विवरण किया है राज दरबार के लिए, ज्यादातर इसी का विवरण उन्होंने किया है अपने नाटकों में, राज दरबार के बारे में। लेकिन वो दिखाते हैं कि अधिकांश लोग क्या थे, संस्कृत भाषी थे, वो संस्कृत बोला करते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अन्य लोग तथा महिलाएं, महिलाएं पुरुष की बात नहीं कर रहा, महिलाएं क्या बोल रही, महिलाएं प्राकृत का भाषा का प्रयोग कर रही हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत भाषा में दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतलम नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी चर्चा की गई है। अभी किसकी कहानी है, पहली चीज राजा दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कहानी है। फिर दूसरी बात है, इसमें एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये पूछा जा सकता है कि किसकी रचना में इस तरह की बातें आई हुई हैं। अब देखिए क्या कहता है, उसी को कैसे है, एक मछुआरे के एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शाकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी उसे बुरी तरीके से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दे दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अब देखिए उस जमाने में भी यही काम हो रहा है, राजा तो पुरस्कृत कर रहे हैं लेकिन पुलिस वाला और द्वारपाल, देख लीजिए क्या है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इसका भी पूछा जाता है कि फाशियान ये किसका कथन है, कहाँ पर मिलता है। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, कौन लिखता है, फाशियान। अगर इन लोगों को शहर या बाहर के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर के अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब क्या है, यह अस्पृश्यता का वर्णन जो है चीनी तीर्थयात्री ने किया है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब देखिए बाणभट्ट जो है दरबारी कवि, इसने अपने राजा के बारे में भी एक वर्णन किया है कि वो किस तरीके से चलते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि किस राजा के बारे में वर्णन किया गया है या किसने वर्णन किया है। तो कोई वर्णन सही निगाह से देख लेते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। सोने के पायदान देख लीजिए, खाने पीने का सामान, मांसाहारी, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी।
ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, निगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। मतलब कि क्या है, सब कुछ के साथ साथ संगीत मनोरंजन का भी साधन रहता था, तुरही भी बजाते रहते थे संघनाद करने के लिए। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भले माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब कि राजा का जब कारवां निकलता था तो क्या दशा होती थी, उसी का वर्णन बाणभट्ट ने किया है। अब जैसा कि अन्य पाठ में भी अन्य दिखाया गया कि समकालीन कौन सी घटनाएं हो रही थी, तो वो अभी दिखाया कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, इसको भी देख ली सरसिनी का। मानचित्र है इतना, तो अरब को ढूंढो, अरब की हिस्ट्री में जाइए। कॉन्टेम्परेरी थ्योरी है, कॉन्टेम्परेरी इतिहास है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों में से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। देखिए क्वेश्चन जीके का है, बेदुइन थे जो मुख्य भूमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन कौन थे? अरब के लोगों, इनमें रहने वाले लोगों में बेदुइन। वे मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे। ये किस पे आश्रित होते थे? ऊंटों पर, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। आप जानते हैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। लगभग 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के एक पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। अब एक कुरान की चर्चा करते हैं कि इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ कुरान में क्या कहा गया है। उनका एक कोटेशन उन्होंने लिखा हुआ है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। मतलब कह रहे हैं कि अगर स्त्री या पुरुष ये काम करते हैं तो इन सब के लिए अल्लाह क्षमा भी देता है और पुरस्कार भी करता है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। अभी देखिए हर एक चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ये क्वेश्चन माना कि 6 क्लास के लिए हैं, लेकिन इसमें या लाल से जो कुछ भी लिखा हुआ है उनसे आप हमेशा ही अपना एक नोट बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को पढ़ाऊंगा नहीं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, एक टॉपिक 4-4-5 घंटे का हो जाएगा। उनको भी ध्यान दीजिएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब एनसीईआरटी उन पॉइंट को, चीज़ों को उद्धृत कर रहा है, उससे फोकस डाल रहा है ना, इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसी तरीके से आप हर एक चैप्टर में छोटे छोटे बिंदु को नोट करते चले जाइए। अब मानचित्र या मैप की बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ, इसको रखें जब, क्योंकि जब कभी मैं कहूँ नर्मदा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या पश्चिमोत्तर प्रांत, तो आपके दिमाग में तुरंत एक फोकस बन जाए को भारत के प्राचीन नक्शे में ये कहाँ पर है। ठीक है, तो तो अगले चैप्टर में हम जो नया चीज़ आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन बाय बाय।